जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक सेल में लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में डिटेल से जाना था। आज के इस वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत एक दूसरे मॉडल की बात करेंगे जो कि है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल। तो आपको बता दें कि लैक ओपेरॉन मॉडल और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल ये दोनों ही आपको ई कोलाई सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ओपेरॉन जो है एक यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन है जिसमें कि आपको रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलते हैं। तो रेगुलेटरी जीन के बारे में आपने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ओपेरॉन में रेगुलेशन होता है यानी कि जो रेगुलेटरी जीन होते हैं वह दो तरह से रेगुलेशन करते हैं, एक है इंड्यूसिबल और दूसरा है रिप्रेसेबल। तो यदि हम बात करें इंड्यूसेबल ओपेरॉन सिस्टम की, तो इस तरह के जीन रेगुलेशन में जो रेगुलेटरी प्रोडक्ट बनता है वो इंड्यूसर होता है, यानी कि इंड्यूसर की उपस्थिति में जीन एक्सप्रेशन होता है। और इस तरह का जीन एक्सप्रेशन आपको लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल यानी कि लैक ओपेरॉन मॉडल में देखने को मिला था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंड्यूसेबल ओपेरॉन मॉडल का एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन मॉडल, यानी कि जो लैक ओपेरॉन मॉडल होता है वो इंड्यूसर के कंट्रोल में होता है। वही हम बात करें रिप्रेसेबल ओपेरॉन मॉडल का, तो इसमें जो जीन रेगुलेशन होता है वो रिप्रेशर के प्रेजेंस में होता है और ये एक प्रकार का नेगेटिवली रेगुलेटेड ओपेरॉन सिस्टम है जिसमें कि जो रिप्रेशर होता है वो एक तरह से इनहिबिटर का काम करता है। तो इस तरह का ओपेरॉन सिस्टम आपको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिप्टोफैन क्या है। तो आपको बता दें ट्रिप्टोफैन एक इसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि बहुत सारे प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। यदि हम इंड्यूसेबल और रिप्रेसेबल ओपेरॉन मॉडल का अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि इंड्यूसेबल में जो मेटाबोलाइट्स था वो था लैक्टोज, जबकि रिप्रेसर में जो मेटाबोलाइट्स होगा वो होगा ट्रिप्टोफैन। तो जब लैक्टोज के थ्रू अगर रेगुलेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल, और यदि ट्रिप्टोफैन के थ्रू अगर रेगुलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ कि जैसा कि हमने लैक ओपेरॉन मॉडल में देखा था कि जब लैक्टोज था तो वहाँ पर जीन रेगुलेशन स्विच ऑन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर अगर ट्रिप्टोफैन रहेगा तो यहाँ पर जीन रेगुलेशन स्विच ऑफ रहेगा। तो क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो लैक ओपेरॉन था वह दो तरह के कंपोनेंट से बना था, एक था स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा था रेगुलेटरी जीन। ठीक उसी प्रकार ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में भी आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक है रेगुलेटरी जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर हम बात करें रेगुलेटरी जीन की, तो इसमें प्रमोटर, रिप्रेसर और ऑपरेटर के साथ साथ एक और सीक्वेंस दिखने को मिलेगा, वो है लीडर सीक्वेंस। जबकि अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन में तो उसमें रेगुलेटरी जीन में कहीं भी लीडर सीक्वेंस नहीं था। तो यहाँ पर एक अलग से है लीडर सीक्वेंस। वहीं हम बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, स्ट्रक्चरल जीन में आपको 5 अलग अलग जीन देखने को मिलेंगे, ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी और ट्रिप्टोफैन ए। ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है जो कि 5 अलग अलग एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं। तो ये कौन से एंजाइम है, आइए इनको भी देखते हैं। तो टीआरपी सिंथेसाइज करता है एंथ्रेनाइलेट सिंथेज 1 को, वहीं टीआरपी डी सिंथेसाइज करता है एंथ्रेनाइलेट सिंथेज सेकेंड को, वहीं टीआरपीसी सिंथेसाइज करता है फास्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट आइसोमरेज को, वहीं ट्रिप बी सिंथेसाइज करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज बी को, वहीं ट्रिप ए सिंथेसाइज करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज ए को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो लास्ट के दो एंजाइम है ट्रिप्टोफैन सिंथेज, तो जो ट्रिप्टोफैन सिंथेज है इसे हम ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा और ट्रिप्टोफैन सिंथेज बी जो है इसको हम ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ये 5 अलग अलग जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 5 अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं और जो सारे प्रोटीन बनते हैं वो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ट्रिप्टोफैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एमिनो एसिड है
तो बैक्टीरियल सेल को नॉर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफैन होना ज़रूरी है। अब यदि बैक्टीरियल सेल में जो ट्रिप्टोफैन है इसका अमाउंट कम है या फिर अब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रिप आर जीन है जिसका खुद का एक प्रमोटर है, तो यहाँ पर ट्रिप आर जीन प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर। लेकिन ये जो रिप्रेसर होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इस इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो जो ट्रिप्टोफैन है उसका अमाउंट कम है या फिर यहाँ पर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, तो इस केस में जो रिप्रेसर है इसको यह एक्टिव नहीं कर पाएगा, यानी कि रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव रहेगा। अब ये रिप्रेसर ऐसे ही इनएक्टिव रहेगा और ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब यदि जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होता है, तो प्रमोटर पे जुड़ा हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज है वह फ्री है और वो आगे की ओर बढ़ेगा और आगे जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका कोडिंग होगा, यानी कि इनकोडेड होंगे, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जितने भी प्रोटीन हैं उनका निर्माण होगा और ये सभी प्रोटीन ट्रिप्टोफैन का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से जब भी ट्रिप्टोफैन का जो अमाउंट है वह सेल में कम होगा, उस समय ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन स्विच ऑन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब चलते हैं दूसरे केस की ओर। दूसरे केस में क्या है कि जब सेल में ट्रिप्टोफैन का अमाउंट मौजूद है, यानी कि प्रचुर मात्रा में ट्रिप्टोफैन ई कोलाई सेल के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा, तो सेल को ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत ही नहीं है, तो सेल ट्रिप्टोफैन के निर्माण में अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करेगा। तो इस केस में जो ओपेरॉन है वह स्विच ऑफ रहेगा। तो आइए समझते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के स्विच ऑफ होने का मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर भी ट्रिप आर जीन रिप्रेसर को इनकोड करेगा और ये रिप्रेसर भी इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इस रिप्रेसर को एक्टिव करने के लिए चाहिए हमें रिक्वायर अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, इससे जाकर जुड़ जाएगा और इसे एक्टिव कर देगा। अब होगा क्या कि ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर है ये ट्रिप्टोफैन के मिलते ही एक्टिव हो जाता है और जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है। तो अब जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर मौजूद है तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वह आगे की ओर नहीं बढ़ पाता और इस वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और जब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो न तो प्रोटीन बनेंगे और न ही प्रोटीन ट्रिप्टोफैन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब भी बैक्टीरियल सेल में ट्रिप्टोफैन का जो अमाउंट है वह रिक्वायर्ड लेवल से कम होता है, तो वहाँ पर ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वह स्विच ऑन रहता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन यदि ई कोलाई सेल में अगर ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है तो उस केस में जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है यह स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन है वो रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट करके उसे एक्टिव बनाता है और ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को आगे की ओर नहीं बढ़ने देता, जिससे कि स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।